कहा गया है पुत्र वही होता है जो जीवित रहते, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, जो जीवित रहते पिता के किसी भी काम में और किसी भी आज्ञा में ना कहे, है ना। जीवित रहे तो उसके हाँ में हाँ मिलाता रहे और निश्चित रूप से उसकी आज्ञा का पालन करता रहे। और मृत्यु के बाद, जब पिता की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद वो गया में जाकर के पिंडदान करे। ये पुत्र का कर्तव्य है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके सामने आज कुंडली लेकर के आया हूं। ये कुंडली आई है बिदर कर्नाटका और इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1983 सुबह 9:15। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। इसी कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा आपको आज ही के शाम में मिल जाएगा 8 बजे इसी चैनल पे। इनका जन्म हुआ धाता संवत्सर में, विक्रम संवत 2039, शक संवत 1905। धाता संवत्सर में जन्मे होने से व्यक्ति हमेशा ही अग्रणी होना चाहता है और महत्वाकांक्षी भी होता है। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति के पास आत्मबल की कमजोरी हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे जो सूर्य की बात है, जैसे वृश्चिक लग्न की ये कुंडली बनी है जिसमें सूर्य बड़े ही महत्वपूर्ण और महत्ता रखने वाले ग्रह होते हैं। यहाँ वो लग्न के अधिपति मंगल के मित्र होते हैं और सूर्य जो है वो एकादशवें भाव में बैठे हैं। भले नीचा विलासी हैं पर व्यक्ति को संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाले होंगे। इनका जन्म हुआ शरद ऋतु में, इस वजह से व्यक्ति थोड़ा आलसी हो सकता है, विशेषतया अपने कामों में। दूसरों के काम के लिए वो कभी आलस्य नहीं करता है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा होते हैं पापग्रह, इस वजह से व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हुआ दिन बिताता है या फिर कई बार अगर वो चाहे तो खुद की नौकरी भी कर सकता है, मतलब खुद नौकरी जनरेट करने वाला हो सकता है। या तो आप इसे ये कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय भी स्थापित कर सकता है। वैसे इस कुंडली में नौकरी के योग अच्छे बने हैं, आगे बताऊंगा कैसे। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते पापग्रह। इनका जन्म हुआ शनिवार को, इसके कारण व्यक्ति में पाने की इच्छा होती रहती है। वो हमेशा ही, चाहे वो मृत्यु के शैया पर भी लेटा रहेगा, फिर भी अगर आप उनसे पूछेंगे कि अभी कौन सी इच्छा बाकी है तो बोलेंगे अभी ये नहीं किया, बोलेंगे अभी ये नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें अभी जो है वो व्यक्ति को बाकी रह जाती हैं। मतलब शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो मोटे नख वाले, मोटे बाल वाले, मोटे दांत वाले, थोड़े कठोर बोलने वाले, मर्मस्पर्शी नहीं होते हैं और बुद्धिमान होने के साथ साथ उनमें प्रैक्टिकलिज्म का गुण देखने को मिलता है। वैसे शनि के प्रभाव के होने के कारण और शनि से प्रभावित होने के कारण इनका काम थोड़ा रुक कर ही होता है और थोड़े असंतोषी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनका जन्म हुआ स्वाति नक्षत्र में, जो बड़ा ही बलवान और बड़ा अच्छा होता है, व्यक्ति को सौभाग्यशालिता का वर दे देता है और निश्चित रूप से ये व्यक्ति कई जगहों पे अपना परचम लहराने वाली है और हर एक क्षेत्र को समझने वाली है। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये व्यक्ति नहीं कर सकता। विष्कुंभ योग, कौलव कर्ण, शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण अब यहाँ पे आपको अगर हो सके तो राजसिक और तामसिक दोनों का प्रभाव है, पर देवगण के हैं, इस वजह से व्यक्ति में साधुता रहेगी और सात्विकता भी रहेगी। ग्रंथ का अध्ययन, ग्रंथ को समझना, उनका समादर करना, हमेशा ही उनमें श्रद्धा व्यक्त करना और सभी किसी को समय देना, ये इस कुंडली की मूल बातें हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति को समय दीजिए। आप अगर इस कुंडली में अगर बात करें तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली, लग्न में ही गुरु और केतु व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे और साथ ही साथ थोड़े से भ्रम में रखने वाला बनाएंगे। पर गुरु जब राहु और केतु के संपर्क में आएंगे तो व्यक्ति को कई बार झूठ बोलने वाला बना सकते हैं, थोड़ा चंचल मानसिकता का बना सकते हैं। उसके नेत्र थोड़े छल छलाहट वाले होते हैं, वो तुरंत ही किसी को पसंद करके अपनी जिह्वा हार जाता है या कई बार अपनी बुद्धि वो जल्दी ही किसी के हाथों सौंप करके आगे नहीं बढ़ पाता, वो जल्दी ही किसी पे विश्वास भी कर लेता है। गुरु के संग केतु गुरु के प्रभावों को कमजोर करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सुंदरता, अच्छाई, बड़प्पन, व्यवहारी होना कमजोर होता है। कई बार व्यक्ति झूठ भी बोलने लगे
और रेंग करके चलने वाला, धीरे धीरे काम करने वाला होता है और कई बार बड़ों का अनादर भी कर बैठता है। ऐसा हो सकता है, इस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी, जो मूलतया अष्टम भाव की राशि है और अष्टम भाव की राशि है, लग्न में बनी है। इसका अर्थ ही होगा कि व्यक्ति थोड़ा रुग्ण हो सकता है, विशेषतया पेट से, और कई बार वो अपनी बातों से ही दूसरों को कष्ट देने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरु 14 डिग्री के अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और वो शनि विषदोष लगा रहे हैं 12वें भाव को। उस शनि की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे पड़ेगी और इस भाव के अधिपति मंगल लग्न को देख रहे हैं। शुक्र मंगल के संग बहुत अच्छे नहीं होंगे। हालांकि यहाँ लग्नेश और सप्तमेश का योग दशम स्थान में बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति की नौकरी और व्यक्ति का रोजगार और साथ ही साथ व्यक्ति का जो प्रॉस्पेरिटी होता है वो बड़ा ही सुमधुर होता है, बड़ा ही उसे अच्छा कहेंगे। व्यक्ति पद पे ही विभूषित होकर के काम करता है। द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि और गुरु राहु और केतु के संपर्क में मंगल का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति पैतृक संपत्ति वाला तो है, पर उसमें फसाद है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। अब जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। इस वजह से अभी आपकी कुंडली में जो शनि में राहु चल रहे हैं, ये बदलेंगे 2025 के 5वें महीने से। अगर पैतृक संपत्ति में कोई भी विवाद होगी तो इसमें 2 दशाओं का काम देखना होगा, एक गुरु को और दूसरा मंगल। मंगल और गुरु, मंगल में तो थोड़ा कमजोर कहूंगा, पर गुरु की दशा में व्यक्ति को बड़ा अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता है, अगर वो गुरु धन भाव से संबंध बनाते हो तो। इसके साथ साथ इस कुंडली का 12वां भाव कठिन दौर से गुजरेगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति का दाम्पत्य और पति के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं। इस वजह से देवी जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की सेवा, शुश्रूषा, ब्राह्मणों का सेवा, अगर हो सके तो किसी भी तरीके से ढूंढ के रखिए कि कोई गौशाला मिल जाए, उनकी आराधना, या आराधना का मतलब सब कुछ होता है, गाय माता का दर्शन और उनको सेवित करना। इसके साथ साथ माता पिता की आराधना, माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना और सहर्ष स्वीकार कर लेना उनकी हर एक बात को, कोई नानुकुर नहीं। कहा गया है पुत्र वही होता है जो जीवित रहते, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, जो जीवित रहते पिता के किसी भी काम में और किसी भी आज्ञा में ना कहे, है ना। जीवित रहे तो उसके हाँ में हाँ मिलाता रहे और निश्चित रूप से उसकी आज्ञा का पालन करता रहे। और मृत्यु के बाद, जब पिता की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद वो गया में जाकर के पिंडदान करे। ये पुत्र का कर्तव्य है और श्रेष्ठ पुत्र उसी को कहा जाता है जो जीवन में जब तक उसके पिता उसके पास हैं तब तक वो उनकी हर एक आज्ञा का पालन करता रहे। और दूसरा, मृत्यु के बाद गया में जाकर के पिंडदान करे। ये 2 बातें। और कभी भी उनका अनादर ना करे, हमेशा उनकी सेवा करे। तो ये, और इसके बाद आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति 12वें नीचा विलासी, इस वजह से इस कुंडली का भाग्य भंग योग लगेगा। यहाँ पे राहु सूर्य और बुध दोनों को देख रहे हैं, इस कारण से आत्मविश्वास की कमजोरी और कई बार कारोबार में नुकसान के योग। यही नहीं, कई बार व्यक्ति के कारोबार, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति पे राहु की दृष्टि है और मंगल और शनि का प्रभाव भी है। हालांकि शुक्र और चंद्रमा सूर्य के प्रभावों को अच्छा ही रख रहे हैं, इस वजह से सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग फली फूल होता रहेगा। लेकिन इस कुंडली का 12वां भाव असंतुष्ट हो रहा है। हालांकि 12वें भाव में शनि उच्च के होकर के बैठेंगे तो व्यक्ति को राजसिक सुख और हर्ष बली हो जाते हैं 12वें के शनि। और जन्म कुंडली में तीसरे दृष्टि से आपके पैतृक संपत्ति से दूरी कर रहे हैं। 6वें भाव पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से शत्रुओं से व्यक्ति घिरा रहता है। और 10वीं दृष्टि से शत्रु के घर को देख रहे हैं, इस वजह से भाग्य में शनि का सुख कमजोर होता है। इस कारण से बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का लगातार 90 दिन तक पाठ करिए। जो कुछ भी समस्या हो रही होगी निश्चित रूप से टल जाएगी, उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस कुंडली में धन भाव पे, और धन भाव के अधिपति राहु केतु से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है। अपना भोजन, अपनी विचारधारा, अपने दिमाग में बनने वाले विचार और जो थॉट जितने भी हैं वो सब बिल्कुल ही कितने अच्छे बने हैं, इसको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा सत्य तो नहीं बोल देती है और कई बार आप बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं हो जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कई बार आपके प्रभावों को कमज़ोर कर रही हैं। इस कुंडली में चल अचल संपत्ति का योग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मंगल लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ये अपने आप में एक राजयोग बनेगा
और एकादशवें भाव में सूर्य बुध का बैठना, जहां एकादशवां भाव किसी भी तरीके से आपको सब कुछ देने वाला बना देता है। अगर आपकी कुंडली में एकादशवें भाव में दशम स्थान के अधिपति बैठे हैं तो ये निश्चित रूप से आपको सांसारिक नहीं, हर तरीके से भौतिकवादी लक्षणों से युक्त और व्यक्ति को पारंगत बनाते हैं अनुभवों का। वो बुद्धिमान है, चपल है, चंचल है, चालाक है, यशस्वी है, गुणकारी है, ज्ञानी है, एक्सप्लेनेशन उसका बहुत अच्छा है और वो गुणी है। उसकी तार्किकता बड़ी अच्छी है, उसको कोई हरा नहीं सकता और जो चीज़ वो ठान ले वो चाहे जातक हो या जातिका सब कुछ अवश्य तरीके से पूरी कर लेता है। 12वां भाव शनि मोक्ष के योग बनाएंगे। लग्न में गुरु बैठे हैं, धार्मिकता रहेगी। मंगल की दृष्टि लग्न पे है, जहां केतु और गुरु बैठे हैं। राहु की दृष्टि लग्न पे है, इस वजह से भ्रम और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, इसके साथ साथ कभी भी इंतजार न करने का बल, ये सब व्यक्ति को मिलता रहेगा। इस कुंडली में छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दशम स्थान में पर दिग्बली हैं और बैठे हैं 11 डिग्री 25 कला मघा नक्षत्र में केतु के, और केतु बैठे हैं बुध के नक्षत्र में। इसका अर्थ होगा कि मंगल का प्रभाव जब लग्न पे रहेगा, जो कि षष्ठेश भी होते हैं, तो दशम स्थान में बैठने के कारण व्यक्ति के जीवन में किसी को देने का बल बढ़ेगा। अब वो अपनी सामाजिकता और अपने पद की सुरक्षा निरंतर बचाते हुए देखा जाएगा। अपना पद वो कभी खोना नहीं चाहेगा, अपना सिंहासन हमेशा ही मजबूती से पकड़ा रहता है। लग्न में गुरु 14 डिग्री के बढ़िया बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति उन्हें देख रहा है, और ये लग्नेश षष्ठेश होते हैं, इस वजह से छठे भाव का उन्हें दोष नहीं लगेगा। इसके साथ साथ सप्तम भाव में राहु और 12वें भाव में विष दोष का बनना, सूर्य और बुध का पंचम भाव पे देखना, तो गुरु और केतु का भी प्रभाव पंचम भाव पे है। ये सारी ही स्थितियां, मंगल का भी प्रभाव पंचम भाव पे होगा, तो गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव जब पंचम भाव पे पड़ेगा तो व्यक्ति का पति अच्छा होता है। पर एक बात जो मैं आपको कमज़ोर कहूँगा कि गुरु जब राहु और केतु से संपर्क कर लेते हैं तो महिलाओं के जो संबंध होते हैं वो किसी भी पुरुष के साथ थोड़े कमज़ोर बनते हैं, या कई बार पुरुष उनका फ़ायदा उठाने वाला हो जाता है। इस वजह से हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई लाभ ना उठा पाए। दूसरा, अगर किसी जातिका की कुंडली में गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ जाते हों, या पापग्रह से दीक्षित होते हों, या पापग्रह से दृष्ट होते हों, तो ये जो अवस्था होती है वो व्यक्ति के उस जातिका के पति के ऊपर गलत असर डालने वाली हो जाती है। या कई बार जब सप्तम भाव पे गुरु देख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे शत्रु की राशि से देख रहे हैं और इसके अधिपति जन्म कुंडली में मंगल के संग जैसे क्रूर ग्रह या पापग्रह के संपर्क में बैठे हैं। इस वजह से हमें सप्तम भाव का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति का समाज, व्यक्ति के आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं और उनका दाम्पत्य, ये किसी भी तरीके से रिस्क में ना जाए और उसको बहुत ज़्यादा उस पर दबाव नहीं डालना हो, तो ये बात बड़ी अच्छी बनेगी। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। अपने सामाजिकता को और भी ज़्यादा उदार मना बनाइए। मंगल के संग शुक्र बैठे हैं, अपना सिंहासन पकड़ करके रखिए, यह आपके कुंडली में है। दशम स्थान में मंगल बैठे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा। चंद्रमा और शनि का टाइट कंजंक्शन का विष दोष बना है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, तो जो यहाँ शनि उच्च के हुए हैं उनका प्रभाव, चूंकि शुक्र अगर केंद्र में नहीं बैठे होते तो और खराब हो जाता, पर जिस भाव में शनि उच्च के हुए हैं वो 12वां भाव है, जहां बैठ करके व्यक्ति सामाजिकता दर्शाने वाला होता है और वो शुश्रूषा करने वाला होता है। वो कभी ऋण में मरेगा नहीं, पर उसका स्वास्थ्य हमेशा ही थोड़े बहुत परेशानी से गुजरता रहे, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या कोल्ड जो है वो व्यक्ति को परेशान करता रहे। एकादशवां भाव इस कुंडली का सबसे ज़्यादा बलवान बना है, इसके साथ साथ दशम स्थान भी बलवान बना है, पर करियर में ये अनस्टैब्लिशमेंट देता है, क्योंकि मंगल और शुक्र दशम स्थान में क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करते देखे गए हैं। पर ये बात और भी कमज़ोर हो जाएगी, मैं इसे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में मंगल बैठे हैं वो लग्न में ही बैठे हैं केतु। इस वजह से व्यक्ति में सांसारिकता और भ्रम के साथ वो दूसरों को देने के फिराक में रहता है, वो किसी से लेना नहीं चाहता। पर ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है जो अपनी शर्तों पे काम करना चाहती है। इस मामले में ये कुंडली बिल्कुल आगे है, ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। ये तुला राशि की कुंडली है, राशि के अधिपति अगर शुक्र केंद्र में नहीं आते तो शनि का बल कमज़ोर हो जाता, चंद्रमा का भी बल कमज़ोर हो जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह होकर के अगर केंद्र में आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत कमज़ोरी देंगे, पर फिर भी उनके पास अच्छाई ज़्यादा रहेगी।
क्योंकि केंद्र में आकर के सारे ही ग्रह बड़े अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि ये व्यक्ति को धार्मिक और सांसारिक बनाने से ज़्यादा व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाए। मंत्र स्तोत्र का पाठ हो, पूर्व जन्म का फल बड़ा बढ़िया हो, उसके साथ साथ व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी हो, उसके अंदर के शिक्षकीय गुण बड़े अच्छे हों। यही नहीं, वो चतुर होता है और समाज को समझने वाला होता है, और इतना ही नहीं, वो अपने श्रृंगार को भी समझने वाला होता है। संतान का सुख इस कुंडली में है, पर मंगल और केतु जैसे पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण, साथ ही साथ सूर्य के प्रभाव के कारण, और वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, वो पापक ग्रह के होने के कारण पंचम भाव पे सूर्य जैसे क्रूर ग्रह, गुरु जैसे सौम्य ग्रह, मंगल जैसे मित्र के राशि, और परंतु इस कुंडली के लिए पाप ग्रह, हालांकि लग्नेश है पर फिर भी वो पापक ग्रह तो होंगे इस भाव के लिए। इस कारण से संतति को लेकर के हमेशा ही व्यक्ति को नर्चर करने का ध्यान रखना चाहिए, उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। इस कुंडली में मंगल जो है वो बढ़िया बैठे हैं शुक्र के संग, इस वजह से पति प्रेम करने वाला मिलता है और व्यक्ति को कोई भी प्रेम कर सकता है, और निस्संदेह सबसे प्रेम पाने वाला भी होता है। उसकी वाणी तो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति मंगल और केतु राहु के संपर्क में है, इस वजह से वाणी को और भी ज़्यादा लोच प्रदान करने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि है और द्वितीय भाव के अधिपति मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से भोजन जितना ज़्यादा हो सके सरल किया करें, एकदम मतलब काफ़ी एकदम सामान्य भोजन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं खा सकते, ये आपकी कुंडली की कमजोरी है। ये इतनी कुंडली है इनकी। इसके बाद आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, पर चंद्रमा पे किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि पीछे सूर्य और बुध बैठे हैं। यह अपने आप में ही व्यक्ति के महान राजयोगों का निर्माण करेगा कि चंद्रमा के ठीक पीछे सूर्य और बुध बैठे हैं। ये व्यक्ति को घुमंतु, प्राइवेट नौकरी करने वाला और अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला बना देते हैं। ये स्वाभिमानी है और कभी किसी के ऊपर किसी के द्वारा एहसान न ले, ये ऐसी कुंडली है। ये पुरुषोचित कुंडली है। लग्न में सम संख्या की राशि का बनना जातिकाओं के लिए बड़ा अच्छा होता है। लग्न में ही गुरु बैठे हैं, केतु के संग व्यक्ति में हमेशा ही धार्मिकता और पति का सुख मिलने का योग है, पर वो पति पूजा पाठ करने वाला हो, नियमित रहने वाला हो, या फिर काफ़ी इम्पल्सिव ना हो, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो कई बार अनियमित हो सकते हैं, कई बार आलसी भी हो सकते हैं, कई बार प्रमाद भी कर सकते हैं, कई बार वो क्रोध भी कर सकते हैं, और कई बार व्यक्ति को डांट टपट भी कर सकते हैं। ये एक सामान्य बात है। वैसे इस कुंडली में अगर गुरु शनि के नक्षत्र में नहीं बैठे होते तो और भी अच्छे हो सकते थे, क्योंकि वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब जो दशा जाती है वो शनि की जाती है, और उसमें से भी कमजोर जाने लगती है शनि में राहु। अभी आपकी कुंडली में 2027 के नवंबर तक शनि में राहु हैं। इस शनि में राहु और उसके बाद गुरु आएंगे, इस वजह से शनि की दशा 2027 के नवंबर तक है। एक लाजवर्त धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन मंदिर का दर्शन करना चाहिए, सूर्यार्घ अवश्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये सारे काम करने चाहिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने घर के आसपास अगर कोई ठाकुर जी का मंदिर हो तो उसकी सेवा करिए, और अगर वो ना हो पाए तो अपने सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में आप आराम करते हैं, उसी कमरे में एक ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति रखिए और सुबह शाम उनका दर्शन किया करिए, उन्हें प्रणाम किया करिए। ये इतनी सी बात है। इस कुंडली का धन क्षेत्र अच्छा बना है और व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेगा और वो अवश्य ही पूरा हो। इस कुंडली में कमजोर ये थोड़े बन रहे हैं, हालांकि राहु यहाँ बैठे हैं। इस भाव के अधिपति शुभग्रह होकर के केंद्र में है। धन भाव के अधिपति का लग्न में आना बड़ा अच्छा होता है। तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के शनि 12 में हैं। माता जी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे ये मैं नहीं कह सकता, पर हाँ उनकी आयु अच्छी है, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र भी देख रहे हैं। माता का सुख इस कुंडली में अच्छा है। पति का सुख भी इस कुंडली में कमजोर नहीं है। पति के साथ मतभेद न हो, क्योंकि छठवें भाव के अधिपति के संग भी शुक्र बैठे हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। पंचमेश जन्म कुंडली में लग्न में एजुकेशन बहुत अच्छी है और व्यक्ति के ऊपर गुरु मंगल का प्रभाव है। इनकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि इनको जो काम हाथ में दे दिया जाए वो व्यक्ति कर लेता है। छठवें भाव के अधिपति दशम में बैठे और छठवें भाव पे शनि और चंद्रमा का प्रभाव, उस विष दोष का प्रभाव आपको दुश्मनों से घिरा हुआ रहने के लिए विवश कर सकता है। इस वजह से दुश्मनी ना करें, खास करके मेष, सिंह और धनु लग्न के लोगों के साथ या राशि के लोगों के साथ। आपकी कुंडली में मकर और कुंभ राशि के अधिपति शनि 12वें हैं,
माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूती दीजिए। आपकी कुंडली में बड़े भाई का सुख बहुत अच्छा है और इस कुंडली में अपने बल पे सब कुछ प्राप्त करने का योग बहुत अच्छा है। अभी शनि के बाद बुध आएंगे जो आपकी कुंडली के लिए पापग्रह होते हैं। ये कैसे जाएंगे मैं नवमांश कुंडली में बताऊंगा। पर वैसे एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में राहु मृगशिरा के बैठे हैं और वो मंगल दिग्बली हैं। इस वजह से राहु आपको देंगे और लगातार देते रहेंगे। पर इससे पहले कि मैं आपको एक बात कहूं तो सबसे पहले आपको लाजवर धारण कर लेना चाहिए, ये पक्की बात होगी। 7वां भाव ठीक बना, क्योंकि इस भाव के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे और शुभग्रह लग्नेश के संग। अपने नेत्रों को चंचल मत करिएगा। अष्टम भाव के अधिपति एकादशवें में, ये कई बार व्यक्ति को आरंभ में थोड़ा क्रिटिसाइज करता है, बाद में चल करके बड़ा सुख देता है। इस वजह से बुध की आरंभ की दशा थोड़ी कमजोर जाए तो घबराइएगा मत, बाद की दशा बहुत अच्छी रहेगी। वैसे अगर शनि और मंगल का प्रभाव यहाँ है तो थोड़ी बहुत कमजोरी, पर वो पापकर्त्री शुभकर्त्री में बदल जाएगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा के साथ साथ शुक्र और चंद्रमा भी बैठे हैं। वैसे एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक हैं, इस वजह से अपने इनकम को रेगुलेट करिए, उसे कैसे और भी ज़्यादा ठीक किया जाए इस पर विचार करिए। नौकरी हमेशा कैसे चल सकती है, अपना व्यय और भी कैसे बचा सकते हैं, अपनी मानसिकता और भी ज़्यादा अच्छी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि गुरु राहु और केतु के मंगल के संपर्क में है। भाग्य का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमज़ोर है। विदेश गमन, बाहर जाना, बाहर की नौकरी, विदेशी कंपनी इस कुंडली के लिए सदैव अच्छा रहे। 10वां भाव जन्म कुंडली में बढ़िया बैठा है, वो महाधनी योग लगा करके बैठा है। 11वें भाव के अधिपति 11वें में, दशम, 11वां और लग्न में गुरु, ये बहुत अच्छा है। 12वें भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, इस कुंडली में मोक्ष योग लगा है। अगर हथेली के पास जो शुक्र का पर्वत है, आपकी बाएं हथेली की बात करता हूं, अगर हथेली के पास मणिबंध रेखा में बाईं हथेली में शुक्र पर्वत के पास अगर 2-3 क्रॉस बन रहे हो केतु पर्वत पे, तो समझ जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में ये मोक्ष योग घटित हो रहा है, जो आपकी कुंडली में बन रहा है। क्लियर है? इस कुंडली में दशाओं में चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता होगी। बुध आपकी कुंडली के पापग्रह हैं। वैसे एक बात बता दूं तो इस कुंडली के आधार पे बुध का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, घबराइएगा मत। अब बाकी की चर्चा शाम वाले कार्यक्रम में कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।